जो जिससे घूम जाए वही उसका पाथ हो गया। लेकिन एक चीज देखे होंगे, जब साइकिल चला रहे थे या बाइक चला रहे थे, तो यदि उस पाथ पे आप घूम रहे हैं और एनर्जी थोड़ा, मतलब स्पीड आपका थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, तो सेंटर की तरफ खींच लेता है, नहीं, गाड़ी स्किड कर जाता है। यदि आपने राइट पाथ और राइट एनर्जी से चला रहे हैं तब तो घूम ही जाइएगा। और यदि आपका पाथ मतलब सेंटर की तरफ ज़्यादा है और स्पीड आपका ज़्यादा है, तो सीधा सीधा टेंजेंशियली फेंका जाना है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यही बता रहे हैं कि हो तो सकता है ए लॉट ऑफ पाथ, हर रास्ते पर एक पाथ बनाया जा सकता है, हर रास्ते पे एक पाथ बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारा पाथ पॉसिबल नहीं होता है। वही पाथ सिर्फ पॉसिबल होता है, वही सर्कुलर पाथ पॉसिबल होता है जिसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, सिर्फ उसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और सिर्फ उसी पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट, या फिर कहेंगे सेल, या फिर कहेंगे एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। स्टेशनरी स्टेट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे घूमता रहेगा और इसकी एनर्जी घटे बढ़ेगी नहीं, है ना। यदि रेडियस नहीं चेंज किया तो एनर्जी स्टेशनरी रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हर पाथ को अलग अलग एनर्जी होता है, इसलिए इसका नाम स्टेशनरी स्टेट भी है, चूंकि एनर्जी स्टेशनरी है। क्लियर? किसी इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगा तो अपने पाथ से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे साइकिल का पेडलिंग यदि ज़्यादा कर रहे हैं तेजी से, तो जिस पाथ पे पहले से चल रहे थे उस पाथ को छोड़ दीजिए और अगले पाथ को अपना लीजिए, तो आप गिरिएगा नहीं। समझ रहे? बस वैसे ही है, एनर्जी दिया तो ये पाथ अपना बदल लेगा, फिक्स्ड अमाउंट से एनर्जी चाहिए। और यदि ये खुद एनर्जी रेडिएट किया, जैसे यहाँ पे रेडिएट किया, तो ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसका मोमेंटम होगा। चूंकि किसी रेडियस पे घूम रहा है तो उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, MVR। वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये था आपका बोर थ्योरी। अब इसके पोस्टुलेट्स यही सब लिख देना है, तो लिखिए पहला, एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एटम इज स्फेरिकल and the central position of atom occupied by positive charge heavenly body called nucleus, as stated by Rutherford। हानि बोर साहब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग है, ऐसे नहीं कि रदरफोर्ड साहब गलत थे और बोर साहब सही हो गए। पूछे कि थॉमसन मॉडल का क्या बोर साहब अपोजिट कर दिए थे? बोलिएगा नहीं, है ना। उनको तो माने ही कि एटम इज स्फेरिकल। रदरफोर्ड साहब को माने, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स।
ऐसे क्वेश्चंस को करने में ये सब पॉइंट्स काम आता है। दूसरा, आउट ऑफ ए लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ is possible. Out of a lot of circular path is possible around the nucleus, but electron move in only those circular path which has fixed amount of energy. है ना, out of a lot of circular path is possible around the nucleus. Electrons move in only those circular path which has fixed amount of energy. The circular path in which electron move called as orbit or a stationary state or energy level or cell. Orbits named as KL named alphabetically KLMN dash dash dash, and from Arabic numerals n बराबर 1 2 3 4 respectively. के एलिमेंट भी कहेंगे और 1 2 3 4। फर्दर n बराबर 1 को क्या कहा जाता है पता है आपको? ग्राउंड लेवल कहा जाता है। 1 को ग्राउंड स्टेट कहिए, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एंड सो ऑन, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मिल जाएगा।
ठीक है। लिख दिया। स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं? तो स्टेशनरी स्टेट सो कॉल्ड, वाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ऐसा सवाल है। तो स्टेशनरी स्टेट सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट so called as electrons move in the orbit at a stationary energy at constant और स्टेशनरी का मतलब यहां पर किस चीज से हो रहा है? अस्थिर से। स्टेशनरी का मतलब हो रहा है अस्थिर एनर्जी पे, कांस्टेंट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम है स्टेशनरी स्टेट। कांस्टेंट या स्टेशनरी एनर्जी, ठीक ही तो है। लिख दिए। बड़े अब एनर्जी वाली बात। व्हेन एनर्जी कैसे देंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। एनर्जी कैसे देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज हीटेड विथ सर्टेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, एक और वर्ड का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है, इररेडिएटेड विथ सर्टेन एनर्जी of electromagnetic wave, the electron jump from lower orbit to higher orbit, while when electron loss energy, it jump from higher orbit to lower orbit. It jump from higher orbit to lower orbit.
चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। E2 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट और E1 एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। अब बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है, थोड़ा समझते भी रहिएगा, और ये सब ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन दिए, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, जब इसको हम रेडिएट किए एनर्जी से, है ना, सनलाइट से, एच न्यू से। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए सीधा इंफिनिटी में? इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रॉन को इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिए कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के इंफिनिटी पे चला जाए। इंफिनिटी क्या होगा, मतलब जो हम लोग देखते हैं इंफिनिटी वो वाला इंफिनिटी, इसके लिए क्या है देखो बताते हैं क्या है। ऑर्बिट तो लॉट ऑफ पॉसिबल है। देखो देखो इंफिनिटी दिखा रहे हैं तुम लोग को, ये देखना एक काम होता है। अब क्या हुआ, अरे बोलो ना क्या हुआ। बोला सर पेन आपका सट गया। नहीं सट गया ना, और यहाँ ऐसे, यहाँ से सट जाता है, यहाँ देखियो ऐसे तो गिर गया, सटा कहाँ? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए हुए है, यहाँ तक इसका फील्ड है और यहाँ इन्फिनिटी है। इसका इन्फिनिटी यही है ना, जहाँ पर ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक आता है कि भाई इतना नज़दीक ले आते हैं तो सट जाता है, और यहाँ से फिर सटता नहीं। तो ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, यहाँ पे चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑर्बिट भी उतना ही दूर में पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर में रह सकता है जिसका इतना ये जिसका फील्ड होगा। उस फील्ड से बाहर पूरा इसके लिए क्या है, इंफिनिटी है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इंफिनिटी तक पहुंचा दे उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है E2 क्या हो गया यहाँ पे, इंफिनिटी, और माइनस ई nth ऑर्बिट, जहां से भी आपको निकालना है, ठीक है। ई इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इंफिनिटी इनफाइनाइट ऑर्बिट, है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट कोई होता ही नहीं है ना। और ई nth, जहां से इलेक्ट्रॉन आप निकाले हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। इसको बोलेंगे डेल्टा ई, और ये एनर्जी जो बाहर कर दिया उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इनफाइनाइट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, हाँ तो कहेंगे जीरो। जब फील्ड ही नहीं है भाई तो एनर्जी किस बात का, जीरो, है ना। तो जितना nth ऑर्बिट में है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन कोई भी बाहर निकल जाएगा। कितना ऑर्बिट में एनर्जी होता है पहले लिखो।
इतना नींद आता है, आँख खोलते नहीं खुलता है, कौन काम में पड़ गया नहीं। जब नींद आए तो सोचना ऐसे है कि दिन में कौन सोता है, दिन में आदमी नहीं सोता है, ऐसे सोचना है। आईपी क्या होता है भाई? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और क्यू को चार्ज कहेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फोटो से स्टेटमेंट समझना, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो आपके मतलब बस ऐसे ही इंग्लिश है, लिखने आना चाहिए, इसलिए सब बात फोटो में, सब बात फोटो में ही है। लिख दिए? लिख दिए? देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहला ऑर्बिट है ना, उसमें एनर्जी होता है, जानते हो कितना? -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 होता होगा। दूसरे का गड़बड़ हो जाए, रहने दो, लिखते हैं आगे। ठीक है, अगला पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं एमवीआर को। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is integral multiple of h by 2 पाई। देखो ऐसे सुन लो थोड़ा, एमवीआर, एमवीआर किसको कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम को। एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई। और एन क्या है यहां पे? एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि पहला ऑर्बिट होगा एन बराबर फर्स्ट, तो एम भी आर कितना होगा इसमें? तो एक एच बाई 2 पाई है ना, मतलब एच बाई 2 पाई। दूसरा ऑर्बिट हुआ तब, अरे बोलना दो, ये इतना भारी थोड़े हो गया। अच्छा देखो ये बताया, ऐसे लिखें, एच बाई पाई ना लिख सकते थे तुम, हैं?
n बराबर 3 होगा तब 3h/2 पाई। एक तरीका बताते हैं h/2 पाई लिखने का, ये तरीका भी है और शायद कहीं आप इसको देखे भी हैं, ये आजकल टैटू बनने में काम आ रहा है ना। ये ऐसे, ये h, देखो क्या है ये लिखा हुआ, ये h दिखाई दे रहा है, आधा से काट दिए, आधा से काट दिए, हाफ से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो ना गया h/2 पाई। h/2 पाई को, h/2 पाई को हम लोग इसी सैम्बल से लिखते हैं h और ऐसे काट देते हैं, है ना। तो इसमें सब कुछ है, h भी है, आधा से कट भी गया है, और यहां से तुमको पाई भी दिखाई दे रहा है। तो पूरा h/2 पाई, इसको रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। अब बोलो, इसको h ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 2h। क्या इसको क्या लिख सकते हैं? 3h। इसको बताओ, कोई h/पाई लिखे तो क्या दिक्कत है? कोई 1.5h/पाई लिखे तब क्या दिक्कत है? 3 तरीका बताएं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तीनों एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट। क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट, 1:2:3। 1:2:3 लिखिए। हो गया बोर थ्योरी का पोस्टुलेट्स। बोर साहब एक बार एक और चीज बताए, और वो एक और चीज ये था, पिछले दिन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, लाइमन, बाल्मर, पास्कन। लिखते रहो लिखते रहो, ये सब आगे का कहानी चलाते रहते हैं आपके दिमाग में, ताकि इधर उधर नहीं हो। देखते हैं।
रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट थ्री ऑर्बिट 1:2:3। ये तीनों एक ही बात लिखा हुआ है ना। यहां पर एक क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम is not possible for an electron moving in a orbit ऑप्शन ए h/2 h/पाई 2.5 h/पाई 1.5 h/2 पाई। ऐसे ही कुछ सवाल आता रहता है। कौन सा एंगुलर मोमेंटम इसमें पॉसिबल नहीं है? अभी तो था ना जी 1.5 h/पाई। अच्छा, ध्यान में है, इसलिए आंसर इज सी। तुम्हारे लिए ही शायद सवाल आता है। कैसे सी सर? कितना कॉन्फिडेंट है। देखो 5h/2 इसी को ना लिखा हुआ है 2.5 h/पाई, तो नहीं कैसे पॉसिबल है 5वां नंबर ऑर्बिट का? इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 1.5 हो गया, लेकिन इसमें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 5 है। नहीं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? लेकिन इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट पता करोगे? 1.5 नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है क्या? यही बात है, इसी के लिए आता है। और ये इतना आसान सवाल एक बार नहीं आता, 5-7 बार आए। ऐसे ही कुछ कुछ फिगर दे देता है। नेक्स्ट, अब स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी बोर साहब कुछ बात कहें कि इतना नंबर ऑफ लाइन कैसे ऑब्टेन हो जाता है। क्वेश्चन है कि भाई लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखा था ना, पूरा का पूरा एक सीरीज था, है ना। इसमें तो है नहीं, उस बदल दिए पेज। तो अगला बात बोर साहब का, ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस obtained in the spectroscopy of hydrogen है ना। ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखो, लैंग्वेज यही है क्वेश्चन का। इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is due to
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझोगे? यहां पे लिखना बंद करो। एज, सुनोगे बाबू? सुन रहे हैं आप लोग? ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स है। इसी में रहता है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। ठीक है, बहुत बना दिए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिट बना दिए। सुनेगा, बहुत काम की बात है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, मान लो कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है? कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है? वो कोई नहीं कुछ बोलता है, पता नहीं कौन गंदा बात बोलने के लिए सब सोचे रहता है। अच्छा बात तो पूछते थक जाओ। यही तो है, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट में। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के मान लेते हैं कि छठे पे पहुंचा था। हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में रहना था इसको। ये पहुंच गया कहां पे? छठा पे। अब एनर्जी रेडिएट कर रहा है और इसको आना है पहले पे। तो कितने तरीकों से ये पहले पे आ सकता है? जितना तरीका से पहले पर आ सकता है उतने तरीके का वेवलेंथ इससे इमिट होगा। नहीं पढ़े थे ना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो छठा से पहला पे आने के रास्ते एक तो सीधा है कि छठा से पहला पे आया, एक ऐसा भी हो सकता है कि छठा से पहले पांचवा पे आया होगा और पांचवा से पहला पे गया होगा। एक ऐसा भी है कि छठा से पहले चौथा पे आया होगा और चौथे से पहले पे गया। तीसरा पे आया होगा, तीसरे से पहले पे गया होगा। दूसरा पे आया होगा और दूसरे से पहले पे गया होगा। दूसरे पे भी आने के तरीके बहुत सारे थे ना। छठा से डायरेक्ट दूसरा पे आया होगा, दूसरा पे आया होगा तब तो पहला पे गया होगा। तो छठा से दूसरा पे गया होगा, पांचवा से भी दूसरा पे जा सकता था, चौथे से भी दूसरा पे जा सकता था और तीसरे से भी। तो तीसरे पे आने के भी तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी। तो छठा से तीसरा पहले आया होगा, पांचवा से तीसरा आया, फिर चौथे से तीसरा आया, और फिर छठे से चौथे पे भी आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे, और फिर छठे से पांचवें पे भी आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे। अब बताओ कितने तरह के पॉसिबल जंप्स हुए, और हर एक जंप एक वेवलेंथ ऑफ रेज इमिट करेगा। हर एक जंप क्या इमिट करेगा? एक वेवलेंथ ऑफ रेज इमिट करेगा। तो जितना बार ये जंप किया ना उतना नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इसीलिए आप देखे थे वो दिन इस तरह से हमने स्पेक्ट्रम बनाया था और इस तरह से लाइन बनाया था, याद है आपको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे। क्या ये इतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होने का कारण समझ में आया? कि व्हेन ए इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट there are a number of possible jump. Each jump correspond to one lines in the hydrogen spectrum. Each jump correspond to one wavelength, one frequency of electromagnetic wave. है ना? इसलिए lot of number of line obtained in the spectrum of hydrogen. क्लियर है बात? अब a lot of number of line obtained in the hydrogen spectrum is due to transition of electron, है ना? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही तो है। when an electron jump from
हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, a lot of jump is possible. Each jump of electron correspond to emission of one electromagnetic wave, correspond to emission of one electromagnetic wave or one line in the spectrum of hydrogen. And a lot of jump, a lot of number of lines. पहले स्कूल्स में जो है ना, बच्चा लोग लाइन बना करके एक गेम खेलता था, घर बना करके 1 2 3 4 5 हो, कूद कूद के पहले में जाना रहता था, जिसको होम कहता था लोग। वही खेला यहाँ पे हो रहा है कि कितना पॉसिबल तरीका से आप कूदते थे, है ना। एक ही पैर पे कूदने वाला भी होता था, नहीं, एक पैर उठा के एक पैर से जंप करता था। वही पॉसिबिलिटीज है कि वो ऐसे गया, छठे से चौथे घर पे गया, चौथे से पहला पे चला जाए। देखो सारा पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कोई छठा से चौथा पे जाए, चौथा से पहला पे, इट में भी कोई छठा से पचमा पे, पचमा से पहला पे, ये सब दिखाई दे रहा होगा, हर लाइन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन का जवाब भी है कि भाई ये लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस आर पॉसिबल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जवाब यही दीजिएगा कि ये लॉट ऑफ जंप इज पॉसिबल, ये लॉट ऑफ ट्रांजिशंस आर पॉसिबल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ये लॉट ऑफ जंप इज पॉसिबल, each jump of electron correspond to emission of one electromagnetic wave or one line in the spectrum of hydrogen. लिख दिया, लिख दिया होगा सब। लीजिए, लिखिए। आप अपने से 7 ऑर्बिट बना लीजिए, गोल गोल
7 नहीं, हम काहे के लिए ज्यादा दें। बनाओ, 5 ही तो बनाओ, और कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होता है निकाल के बताओ, खुद से प्रैक्टिस करके। बनाना है, फोटो बना के लाइंस गिनो जल्दी से। पांचवें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? 10। बना दिया। अब लिखने में परेशान, जब कुछ दो ना तो लिखने में परेशान, और निकल के यहां से जैसे स्टेप आउट कर दो सब वेरी हैप्पी एंड क्या क्या नहीं करने लगता है। तो कैसे तुरंत लिखा जाता है? 5, 10, देखो ठीक आया है, 10 ही होगा। नंबर ऑफ लाइंस निकालने का एक फॉर्मूला भी है। नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट जहां से उसको कूदना है, इतना ही नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होगा। जैसे छठे से कूदना था तो 6 इंटू 6 - 1, 6 × 5 30/2, 15 लाइन इसमें है। पांचवें घर से कूदना है तो 5, 5 में से 1 गया 4, 5 चौक 20/2। तो काय के लिए आप लोग को घर बनवाए? कंसंट्रेशन का मामला था। यदि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो एक बार जरूर गलती होता है, कहीं से कहीं घिंचा जाता है। हाथी है ना, हाथ को दिमाग तो होता नहीं है, वो कहीं से कहीं खींच देता है, इसलिए खिंचवाए। क्या नंबर ऑफ लाइंस का भी फॉर्मूला बता दिए कि कितना लाइन ऑब्टेन होगा कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कूद रहा है तो? नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन when an electron jump from higher orbit to फर्स्ट ऑर्बिट। है ना, लिख दीजिएगा फॉर्मूले के साथ। तो अब राखी में घर चले ही जाना है, अब आज ही तैयार हो गया है। कितना आराम का मामला है, सप्ताह में 3 दिन आना है, 3 दिन में भी 2 दिन आते हैं। 3 दिन में 3 दिन कहाँ आ रहे, मतलब बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत लोग 3 दिन में 2 दिन। एक राखी का छुट्टी हो तो चाहिए 10 दिन।
मतलब पूरा आराम का मामला है। मतलब सोचते हो इतना ही कम मेहनत करने से डॉक्टर आईटीएन सब बन जाता होगा? कभी ऐसे सोच के देखो कि बस इतनी मेहनत करने से आईटीएन बनता होगा और करता होगा, ऐसे सोच के देखना। एक और फॉर्मूला बता रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस का। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट पे न कूद के किसी और ऑर्बिट पे कूद जाए तब नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन when an electron jump from higher orbit to an orbit other than first orbit, n is equal to on a number of line m is equal to n2 माइनस n1। देखो क्या पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो ये जानकारी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन छठा से कूदा है, पहला पे नहीं कूदा, पहला छोड़ के किसी और ऑर्बिट पे कूद गया, दूसरे पे कूद गया, तीसरे पे कूद गया, तो कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होगा, ये सवाल पढ़ रहे हैं। वो पहले वाला फॉर्मूला था कि हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट पे कूदा, तो यहां पर देगा ना, एक हायर ऑर्बिट मान लो 6 देगा और एक 1 नहीं है तो कोई नंबर देगा ना कि सेकंड पे कूदा, तो 6 माइनस 2 n2 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला से वो वाला सवाल भी बन जाएगा। n2 number of higher orbit n1 number of लोअर ऑर्बिट। चलो इसको चेक करते हैं फॉर्मूला को। ये क्या ऑर्बिट बनाए, समझ जाओगे कि सर ऑर्बिट ही बनाया होंगे, समझ जाओगे ना, गोल बनाना जरूरी है, समझेगा ना। n बराबर 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन जो छठे ऑर्बिट पे है और वो जंप कर गया है दूसरे ऑर्बिट पे, पहला पे नहीं गया, तो पांचवा से भी दूसरा पे जा सकता, इससे भी, इससे भी, फिर इससे गया होगा, इस पर जाने के इतने तरीके, फिर इससे, फिर इससे, यानी स्पेक्ट्रल लाइन में कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन हुआ, m इज इक्वल टू n2, छठा से दूसरा पे गया है, वो लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे, पहले निकाल के देख लेते हैं। फार्मूला चेक कर रहे हैं, फार्मूला चेक कर रहे हैं, तुम लोग तो चेक करोगे नहीं, लिख दोगे कि सर कहे थे, हम तो तुम्हारा काम भी कर रहे हैं। +1 बाई कितना कर दें 2, कितना आया 4 और 5 बाई 2 बराबर, देखो तो 10 लाइन है, 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ लाइंस, number of lines obtained when an electron
जंप फ्रॉम 6th to 2nd ऑर्बिट। लिख दिया। ये को निकालो तो 8वां से दूसरा पे जा रहा है, कितना ऑर्बिट? 8वां से दूसरा पे, 8वां से दूसरा पे। तुरंत निकाल दिया नहीं? क्या बात है, अबे तो इसने क्वेश्चन आवे सोच रहा होगा। क्या बात है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बना भी लेना। लाइन खींचने आ गया, लाइन खींचने आया। खींच दिया, काहे के लिए? क्या करेगा छुट्टी लेके? देखो, उस तरह से यदि खींचने नहीं आए ना तो फाइनल बता रहे हैं, एक बार और देख लो। बहुत लोग का दिमाग एक्चुअली में इधर उधर रहता है ना कभी कभी। ऐसे बना लेना भाई, ऐसे। ये सब क्वेश्चन ना छूटना चाहिए, क्वेश्चन सब तुमको नंबर दिलाने ही आता है। कै गो ऑर्बिट बनाए? अब जो बच्चा है वो क्या कर जाएगा? देखो, सीधा बना दिए 9 गो। अब सवाल आ गया है और आपको फॉर्मूला भूल गए हैं और ये सवाल छूट जाए, ये पाप है, ये पाप हो जाएगा। 7, 8, 9 गो ऑर्बिट बना दिए, बताइए। तो 9वां से पहला देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन को कुदा दो पहला पे सीधा, फिर क्या करोगे? 8वां से पहले पे, फिर 7 से पहला, फिर काहे का गलती होगा जी? इस सब में गलती खेला है, ये सब सवाल है। और फिर 9वां से कहां पे जाएं? दूसरा पे, वहीं से। अब 9वां से दूसरे पे आने की प्रोबेबिलिटी बताना रहता है इसमें, और क्या।
देखो ना कितना अच्छा तो इसको बोलते हैं। कैसे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बना देंगे तो लगेगा एकदम झरना टाइप कुछ बन गया। ये देखिए तीसरा, ये देखिए हमको तो बोलो टाइम पास करने तभी एक दो क्लास तक लाइनें पढ़ते रह जाए। अच्छा ये क्या, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं? क्या विचार है, तुम लोग पूरा बनवा ही लेगा क्या जी? मुझे भला कोई मना भी नहीं करता है, क्योंकि बोले कि पूरा टाइम पास कर सकते हैं। लो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट को ही गोल न बना करके ऐसे नंबर ऑफ खींच दिए। लगा दो फॉर्मूला, लगा के बताओ तो सही सही खिंचाया है लाइन। नौ से पहला में देखिए लाइंस, और कितना लाइंस, ये कितना अच्छा तो लग रहा है वहां पे स्क्रीन पे। एक लग रहा है कि बस भाई सर को लाइन खींचने तो सीधा सीधा आता ही है। बोलो खींच लोगे, जब फॉर्मूला भूल जाओगे तब खींच लेना ऐसे करके। कितना नंबर ऑफ लाइन आ रहा है बताओ फॉर्मूला से, तो मतलब ठीक बताएं कितना कॉन्सेंट्रेट, एक को लाइन ऊपर नीचे गया है मेरा। सुनो अब बोले चार पांच लोग डिस्कवरर थे, बोले भैया घर बांट दो, जब इतना सब कुछ कर ही लिए तो घर बांट लो। तो पहला घर किनका, लाइमन का पहला घर। बोले रेज कहीं रहे और यदि पहला घर पे गिरेगा भाई तो मेरा लाइमन का। यदि रेज इलेक्ट्रॉन कहीं रहे और दूसरे घर पे आके गिरा तो बाल्मर। यदि इलेक्ट्रॉन कहीं रहे और तीसरे घर पे आके गिरा पास्कन। कहीं रहे चौथे घर पे आया पास्कन के बाद ब्रैकेट, पांचवें घर पे आया, छठे घर पे आया। यही था वो लाइंस का नाम का वजह है ना। यदि लाइमेन है, लाइमेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर N1 बराबर 1 लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को पहले घर पे आना है। N1 बराबर 1 लिखिएगा, लाइमेन में N1 बराबर 1 लिखिएगा, और N2 बराबर 2 टू इंफिनिटी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कहां पे लिखना है, जब कोई क्वेश्चन करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन छठे घर से कूदा है पहले घर पे आया तो वेवलेंथ बताइए कितना वेवलेंथ का रेंज निकला, तो वहां N1 बराबर अपने मन से आपको 1 लेना है, और N2 बराबर छठा घर ले लीजिए जहां से भी पूछता है। बाल्मर यदि पूछे तो N1 बराबर 2 लीजिए और N2 बराबर 3 से क्या लीजिएगा। पास्कन में आए तो N1 बराबर कितना लेना है, N2 बराबर 4 से लेके इंफिनिटी तक। N1 बराबर 4 लीजिए और N2 बराबर 5 से लेके इंफिनिटी तक। फंड में N1 बराबर 5 लेना है और N2 बराबर 6 से इंफिनिटी तक। और हम फ्री भाई साहब तो सबसे छोटका है ही, समझे। लाइमल बार्मर पास्कन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, पूरा एक पेज दीजिए तभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा बोर्ड साहब का। जो चैप्टर आगे पढ़ रहे होंगे ना 10 को क्वेश्चन तो यहीं से बनता है जी, जिसमें बुझाता ना N1 क्या लें सर, N2 क्या लें, इतने में मामला फसल है।
और बातें हैं। अब बताओ 9 लाइन हम काहे बनाए थे? 7 गो घर का तो नाम है, तो 2 घर ना छोड़ते, इसलिए 9 घर बना दिए थे। 7 गो भाई साहब तो अपने 6 गो हैं, तो 7 8 9। लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है वो कौन से रेंज में आता है? कौन से अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, कौन से रेंज में आता है? अल्ट्रावायलेट। तो लाइमन साहब का अल्ट्रावायलेट रीजन में वेवलेंथ आता है। बाल्मर साहब का विजिबल में आता है, और पास्कल से फॉरवर्ड आगे तक इंफ्रारेड में आता है। ये भी बता दिया। और भी बातें हमें बतानी है। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आएगा तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लाइन। किसी भी सीरीज का पहला लाइन कौन कहलाता है? तो एन, जैसे देखो लाइमन का पहला लाइन, तो N2 बराबर 1 और N1 बराबर, N2 बराबर 2 और N1 बराबर, तो ये कौन सा लाइन है? लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन है जी। लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन। तो लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन कौन होगा? ये वाला। और लाइमन सीरीज का एक लिमिटिंग लाइन पूछे तो n बराबर 1 और N2 बराबर इंफिनिटी कर दीजिएगा। यदि इंफिनिटी से कोई रेज पहले पे आए तो इस लाइन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। और ये सब यदि आप जानते हो तो न्यूमेरिकल वैसे चल चल के आके आप ही से बनेगा, गए हमको बना दो पहले, और नहीं जानते तो रुका रहेगा। तब आप डिसाइड कर लो। वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन इसको कहेंगे या ना कहेंगे बताओ? पहला लाइन तो यही ना है कि N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2। दूसरा लाइन N1 बराबर 1 और N2 बराबर 3। बाल्मर का पहला लाइन, पहला लाइन ये वाला, N1 बराबर कितना आ रहा है देखो 2 और N2 बराबर 3, दैट इज फर्स्ट लाइन, बाल्मर का फर्स्ट लाइन। और ये वाला बाल्मर साहब का सेकंड लाइन। ठीक है। अभी कहाँ हुआ एक और बात, वो तो रोज होता है। एक पूछेगा मिनिमम वेवलेंथ बताइए और मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए। लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ बताइए और लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए। अब बताओ, ये दूसरा से पहला में कूदा तो सबसे कम एनर्जी तो यहीं पे लगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे लगा? इंफिनिटी से। तो लिमिटिंग लाइन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम एनर्जी। और जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ जो निकल के आएगा वो मिनिमम। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो 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 किसी भी लाइन का, किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या पूछा जाए तब? मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाना है किसका? लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन पे कौन सा वेवलेंथ आएगा? मिनिमम वेवलेंथ आएगा, और एनर्जी मैक्सिमम आएगा। और फर्स्ट लाइन का मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा
और एनर्जी मिनिमम आएगी। इसी तरह से बाबू बाल्मर के फर्स्ट लाइन में भी होगा कि फर्स्ट लाइन का मिनिमम वेवलेंथ आएगा। समझ रहे? यदि आपको फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, बाल्मर का फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, तो n1 बराबर लेना है 2 और n2 बराबर लेना है 3। इसी तरह से हर का फर्स्ट लाइन लिमिटिंग लाइन बनेगा, हर का मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ बनेगा, हर का मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी का रेंज बनेगा, जहां n1 और n2 क्या लेना है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बन पाएगा? फोटो खींचेगा। देखिए कितना पढ़ना रहता है, टाइम नहीं मिलता है किसी भी दिन।